हेलो बच्चों। तो बच्चों कल हमने किया था क्लास 12 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड आफ्टर दैट हमने किया था फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में। तो मैं आपको फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में बता रहा था। तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो फैराडे फर्स्ट लॉ के हैं, लेकिन उनका यूज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जेई मेंस के क्वेश्चन के अंदर। मतलब आज जो हमारा फर्स्ट लॉ के ऊपर जो लेक्चर रहने वाला है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब अगर आप सीख गए ना आज के डेरिवेशन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो जेई मेंस को लेकर के, ठीक है ना। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको कल के बारे में फिर से बता देता हूं। कल हमने किया था फैराडेज फर्स्ट लॉ के बारे में, फैराडेज फर्स्ट लॉ, है ना। अच्छा, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना हम क्या करते हैं, चार्ज सप्लाई करते हैं। और जो W था वो Z इंटू में किसके इक्वल था, Q के। और Z का जो वैल्यू है वो क्या आएगा आपके पास, W अपॉन में Q। जहां पर W क्या था बच्चों, वो था अमाउंट डिपॉजिटेड। वो क्या था आपके पास, अमाउंट जो क्या हुआ है, या तो डिपॉजिट हुआ है या उस इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ था, लिबरेट हुआ था। क्यू क्या है, जितना कुलाम चार्ज हम क्या करते हैं, पास करते हैं, वो आपके पास क्या था, क्यू था। क्लियर थी बच्चों बातें? चलिए ठीक है। अच्छा, मैंने जेड की वैल्यू बताई थी कि वैन क्यू जो है वो कितना होता है, 1 कुलाम। तो जितना अमाउंट होता है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता था। तो क्लियर थी बातें? तो अच्छा, फिर देखिए अब आगे आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए वो क्या है आपके पास, सोडियम का एग्जांपल है। सोडियम क्या करता है, सोडियम होता है +1 चार्ज, है ना। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है उसकी, +1 है। तो अगर ये आपके पास 1 मोल है तो ये क्या करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर बात है? वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तब जाकर के क्या मिलेगा आपको, 23 ग्राम, क्या मिलेगा, 23 ग्राम सोडियम जो है वो मिलता है। क्लियर? इसके बाद मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, मैग्नीशियम का। तो वो क्या है, 2 पॉजिटिव है। अगर ये आपके पास 1 मोल है तो इसे क्या चाहिए, 2 मोल ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 24 ग्राम, मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का, 1 मोल का मास। यही तो है ना बात ये, कि अगर इसके 1 मोल को 2 पॉजिटिव की जरूरत है तो मुझे 2 पॉजिटिव 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, तब जाकर के ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। क्यों? क्योंकि अवोगाड्रो ने क्या कहा था, 11th क्लास में सीखा था कि एवरी 1 मोल हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। पढ़ा था, याद है ना बात को? हाँ चलिए ठीक है। तो ये 24 ग्राम ऑफ क्या करेगा, मैग्नीशियम को डिपॉजिट या लिबरेट करेगा। अगर यहीं पर मैं एल्यूमिनियम की बात करता तो एल्यूमिनियम क्या होता बच्चों आपके पास, वो है, मान लीजिए आपके पास ये कितना था, 1 मोल था। एट दैट टाइम क्या करेगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या करेगा बच्चों, 27 ग्राम किसका, एल्यूमिनियम का, जो क्या है इसका मोलर मास है। क्लियर? तो ये कब की बात है, जब वो कितना मोल था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन था। क्लियर? और हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन दैट मींस कि 96 क्या था आपके पास, दैट मींस कि अब 96500 कूलम्ब चार्ज। क्लियर है ना बात? ये क्या था, कल बताया था कि जो फैराडे था उसने क्या बोला कि 1 मोल में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96486 कूलम्ब। और फॉर कैलकुलेशन इट इज 96500 कूलम्ब, व्हिच इज नोन एज 1 फैराडे। जिसको क्या कहा था फैराडे ने, 1 फैराडे, है ना। 1 फैराडे की वैल्यू कितनी है, इन दोनों में से कोई भी एक होती है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बात ये है कि इसको मैं अगर 96500 कूलम्ब चार्ज देता हूं तो क्या करता है, 23 ग्राम सोडियम बनाता है। और अगर मैं इसको क्या करता हूं, 2 इंटू 96500 कूलम्ब चार्ज लेता हूं, क्योंकि 1 मोल में तो इतना है, मेरे पास कितने मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 मोल में इतना कूलम्ब चार्ज होगा। अगर मैं इतना कूलम्ब चार्ज इसे देता हूं तो ये 24 ग्राम क्या बनाता है, मैग्नीशियम का डिपोजिशन करेगा, जहां पर 24 क्या है उसका मोलर मास। अच्छा, मैंने ना यहां से Z की वैल्यू को समझा, जो क्या होता है कि कितना मास उसका क्या होगा, डिपॉजिट होगा। क्लियर? कब होगा, व्हेन, क्या कब, व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज इज पास, 1 कूलम्ब चार्ज को क्या किया जाए, अगर पास किया जाए तब कितना ग्राम डिपॉजिट होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? Z की वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों
कि z का वैल्यू क्या है, अमाउंट है। तो मुझे क्या देखना था कि अगर 96,500 गुलाम होता तो 1 मोल डिपॉजिट होता, 1 मोल का मतलब 23 ग्राम डिपॉजिट होता। तो मुझे तो 1 गुलाम के लिए निकालना है, तो 1 गुलाम के लिए कितना होगा, अब जो अमाउंट जो मास डिपॉजिट होगा वो कितना आएगा 23, तो टोटल के लिए, और अपॉन में क्या आएगा 965 क्या आएगा 00। क्लियर बात है। अच्छा इसके लिए निकालना कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा बच्चों 24, अपॉन में अगर 2 मोल के लिए 24 ग्राम होता है, 2 मोल का मतलब 2 गुणा में 96,500 के लिए अगर 24 ग्राम डिपॉजिट होता है तो 1 गुलाम के लिए कितना होगा, बटा में कितना आएगा बच्चों 2 गुणा में 96500। तो सेम इसके लिए कितना मास डिपॉजिट होगा, ऊपर तो कितना 27, अपॉन में कितना, अगर 1 मोल दैट मींस की अगर 3 गुणा में 96,500 गुलाम चार्ज 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट कर सकते हैं, तो 1 गुलाम चार्ज कितने को डिपॉजिट करेगा, वो 1 गुलाम जो है वही तो क्या होता है मास डिपॉजिटेड, दैट मींस की कितना, अपॉन में क्या होगा 3 into 96500 ग्राम के इक्वल क्या होगा डिपोजिशन होगा। तो ये समझ लो कि हमारा जो फर्स्ट लॉ है ना उसका बढ़िया से एप्लीकेशन तैयार हो गया, फार्मूले तैयार हो गए, यहीं से बेसिक फॉर्म तैयार हो गए। आई होप आप इसको ना, पहले मेरे को लगता है कि पहले वाला समझ आया था, आप इसको अच्छे से नोट रखना बात को, जो कल करवाया था वो मैंने बीच में छोड़ा था वो पॉइंट है ना। अब ये था आपके पास कि सोडियम के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में और एल्यूमिनियम के बारे में मुझे क्या पता चला कि ईच गुलाम के लिए, 1 गुलाम के लिए जो मास डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, वो जो आपके पास ये दे रखे थे। अच्छा यहाँ ये 23 क्या है, ये 23 है उसका या तो मोलर मास बोल दो या फिर उसको क्या बोल दो आप, उसका एटॉमिक मास बोल दो, या ना। और जो 96,500 है वो क्या है, फैराडे है। चलिए ठीक है, चार्ज कितना है बच्चों इस पे, 1 है। समझ में नहीं आया पहला देख करके, मैं दूसरे पे चलता हूं। देखा कि सर ऊपर तो मोलर मास है, अपॉन में ये किसकी वैल्यू है, फैराडे की वैल्यू, देखिए इनटू में क्या है 2, वो ये 2 क्या है उसका चार्ज, जो मैंने बताया था n फैक्टर, अगर याद है तो, कुछ याद है, फार्मूला बन गया कि अगर आपको ये पता लगाना है कि 1 गुलाम चार्ज पास करने पर कितना, दैट मींस की जो केमिकल इक्विवेलेंट है, अगर आपको वो पता लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, जितना मास डिपॉजिट हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए ऊपर क्या होगा टोटल मोलर मास, और अपॉन में क्या रखा जाएगा फैराडे कांस्टेंट, इनटू में जितना चार्ज, दैट मींस कि उसका क्या एन फैक्टर, याद होगा कहा था एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह में काम आएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है एन फैक्टर को लेकर के। तो आइए फिर हम ना फार्मूलों का डेरिवेशन करते हैं कि फॉर्मूलाज बने कैसे और कैसे कैसे हम उनको, हम जो मेथड करेंगे उनमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहला यहां से मुझे मिल गया कि कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होता है, वो क्या है मोलर मास, अपॉन में क्या होगा बच्चों मोलर मास, अपॉन में फैराडे, इनटू में क्या होगा एन फैक्टर का वैल्यू होगा। बोलिए क्लियर है क्या बात है, समझ में आया ना कि वो क्या है आपके पास मोलर मास जो लेते हो और अपॉन में क्या करते हो, जो चार्ज है कितने गुलाम चार्ज है वो तो फैराडे था, इनटू में कितना फैराडे चाहिए, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है या जितना उस पर नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल इसके लिए कितना 3 फैराडे चार्ज की जरूरत है, इसके लिए कितना 2 फैराडे, इसके लिए कितना 1 फैराडे, तो टोटल चार्ज तो ये रहा, जितना उसका एन फैक्टर इनटू में क्या होता है F का वैल्यू है, ऊपर क्या होता है आपके पास मोलर मास होता है, किसका वैल्यू कैलकुलेट हो गया W का, तो ये है अमाउंट। ये कौन सा अमाउंट होता है बच्चों, जो क्या हुआ था डिपॉजिटेड, ये अमाउंट कौन सा है डिपॉजिटेड अमाउंट है। क्लियर है बात ये, चलिए ठीक है। अगर इतना होता है तो इधर आइए आप, हमने देखा कि मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर क्या है, याद है इक्विवेलेंट मास, कि टोटल मोलर मास अपॉन में अगर मैं उसका एन फैक्टर रख देता हूं तो वो क्या होता है इक्विवेलेंट मास होता है। तो ये जो सेकंड है ये मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या है जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ, इक्वल किसके है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर को क्या लिख सकता हूं इक्विवेलेंट मास, अपॉन में कितना आएगा आपके पास फैराडे। तो ये हमारे पास अलग से एक थर्ड फार्मूला बन गया, सेकंड फार्मूला बन गया बच्चों, कि जो अमाउंट डिपॉजिट है अगर आप इक्विवेलेंट मास को भी क्या कर देते हो, अगर फैराडे से जितना फैराडे रिक्वायरमेंट है उस फैराडे कांस्टेंट से 96,500 से क्या कर देते हो, अगर डिवाइड कर देते हो तो आपके पास कितना अमाउंट उस साइड में लिबरेट या डिपॉजिट हुआ है इसका पता लग जाएगा। क्लियर है बात, चलिए ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखो यहां से कि जो इक्विवेलेंट मास है वो एन फैक्टर के क्या है रेसिप्रोकल है ना, मतलब क्या दे रखा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ना,
ये क्या है, रेसिप्रोकल के अंदर दे रखा है एक दूसरे के। तो चलिए ठीक है, ये दो फॉर्मूले तो हमारे पास यहाँ पर बने। वो क्या है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ और अपोन में क्या दे रखा, जो अगला है वो आपके पास क्या है कि कितना मास दे रखा है। अगर यहाँ से मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, W इनटू में क्या होगा, F इनटू में क्या होगा, n फैक्टर का वैल्यू। मतलब अगर आपको ये बता दिया जाए कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है कितने चार्ज पास करने पर, तो आप ये भी बता सकते हो कि उसका मोलर मास जो है वो कितना होगा। क्लियर है बच्चों बात, ये हो गया ना ये। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। हमने ना यहाँ पे एक चीज सीखी थी फ्राइडे के अंदर कि जो अमाउंट है वो किसके इक्वल है, वो Z इनटू में Q के इक्वल था। क्लियर। अच्छा जो अमाउंट है वो तो ये रहा W है, Z क्या होता है हमारे पास, इक्विवेलेंट होता है, Q क्या होता है, I इनटू में T। क्या होता है, I इनटू में T, दैट मींस कि करंट इनटू में क्या होता है, टाइम जो है वो Z का वैल्यू है। अच्छा अमाउंट का वैल्यू क्या हमने निकाल रखा है क्या, वो क्या है आपके पास M, दैट मींस कि मोलर मास अपॉन में क्या है फैराडे कांस्टेंट इनटू में क्या है आपके पास, क्या है बच्चों, n फैक्टर का वैल्यू। तो अगर मैं क्या करता हूं इसमें W का वैल्यू पुट करता हूं तो दिख रहा है ना इसमें, अगर मैं क्या करता हूं इसमें W का वैल्यू पुट करता हूं तो W कितना है मेरे पास, वो है मोलर मास अपॉन में कितना है बच्चों, फैराडे कांस्टेंट इनटू में क्या है n फैक्टर इक्वल किसके है, Z इनटू में I इनटू में क्या है आपके पास T के इक्वल दे रखा है। क्लियर। और यहां से अगर मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा, Z इनटू I इनटू T इनटू n फैक्टर इनटू में क्या आएगा, F का वैल्यू आएगा। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है, ठीक है ना। लेकिन हम जो नॉर्मली यूज करने वाले हैं ना वो ये नहीं होंगे, याद रखना बात है, ठीक है ना। नॉर्मल जो फार्मूले हम यूज करेंगे वो ये नहीं होंगे। हालांकि ये दो बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनका हम यूज किस लिए करते हैं, जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है इसके लिए करते हैं। लेकिन ये तो मास से और टोटल मास से रिलेटेड है ना, तो हमारा क्या बचता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स बचता है। क्या बचता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ मोल डिपॉजिट या लिबरेट हुए ना ये पता करने हैं, और उसको पता करने के लिए हमें बनाना है एक और फॉर्मूला। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमने अभी किया था कि जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है उसके कुछ फार्मूला किए कि W जो है वो क्या है, Z इनटू में Q था पहला, W जो है वो Z इनटू में I इनटू में क्या है T है। जो Z की वैल्यू है वो क्या आई थी हमारे पास कि उसका कितना मोलर मास है अपॉन में कितना फैराडे है इनटू में क्या था n फैक्टर था, और यही मैं W भी बोल सकता था। क्लियर थी बात ये। अगर मैं Z की वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो W बराबर किसका आएगा बेटा, मोलर मास अपॉन में क्या आएगा 96,500 इनटू में क्या आएगा n फैक्टर। Z का वैल्यू मैंने यहां पुट किया, इनटू में क्या होगा आपके पास I इनटू T। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, याद रखना ये इसी को तो मेन फॉर्मूला है ना। तो मुझे करना था नंबर ऑफ मोल्स के बेस पे। W जो है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मोलर मास अपॉन में क्या होगा 96500 इनटू क्या होगा n फैक्टर इनटू क्या होगा बच्चों I इनटू में क्या होगा F होगा। चलिए पहले इसी को करते हैं। अगर मैं मोलर मास को डिवाइड में ले आता हूं तो W के अपॉन में क्या होगा, मोलर मास क्या होगा I इनटू क्या होगा T अपॉन में क्या होगा 96500 इनटू क्या होगा बच्चों NF, n फैक्टर का वैल्यू। अच्छा इसको गौर से देखो, ये क्या है, द टोटल मास है ना, ये क्या है, द टोटल डिपॉजिटेड मास, मोलर मास, टोटल मास डिपॉजिटेड अपॉन में मोलर, किसका है ये मास, प्रोडक्ट का है। दैट मींस कि प्रोडक्ट का टोटल मास कितना और मोलर मास कितना है, इसी को तो क्या कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आएंगे, IT अपॉन में 96500 इनटू क्या होगा बच्चों NF होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमारे पास। हम ना डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका यूज करूं, किसका पता, कि हमें बस n फैक्टर का वैल्यू पता होना चाहिए, हमें कितना करंट कितने टाइम तक पास किया, या फिर हमें Q का जो वैल्यू है वो पता होना चाहिए। क्लियर, ठीक है ना। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर मैं मोलर मास अपॉन में क्या करता हूं n फैक्टर, तो मास इक्विवेलेंट मास की वैल्यू है, तो इसको मैं इक्विवेलेंट मास इनटू में I इनटू में T अपॉन में क्या लिख सकता हूं 96500 भी लिख सकता हूं। क्लियर है बच्चों बात है। तो ये हमारे पास फैराडे के फर्स्ट लॉ के क्या है कुछ
फॉर्मूलाज हैं। तो याद रखना, अच्छे से नोट करना, बढ़िया से लिखना इनको, ठीक है ना, और अच्छे से आपको याद भी होने चाहिए कि हमने इनका डेरिवेशन किया कैसे है। क्लियर? तो चलिए एक और देखते हैं। अच्छा, यहाँ ना एक सिंपल सी बात आप नोट रखना कि नंबर ऑफ मोल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? n फैक्टर के। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? n फैक्टर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? क्या बोला मैंने कि n फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस इस पॉइंट को ना आप नोट रखना, याद रखना कि n फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज क्या होते हैं? n फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मान लो मेरे पास कितने केस हैं? 2 केस एक साथ हो रहे थे, जिसमें पहले के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? n1 और दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स क्या है? n2। तो वो क्या होगा? उसको मैं n फैक्टर के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ? n फैक्टर ऑफ 2 अपॉन में क्या लिख सकता हूँ? n फैक्टर ऑफ 1। मैथमेटिकली मैं क्या कर सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ। रीजन समझ गए ना? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर। तो मैथमेटिकली मैंने देखा कि पहले के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में सेकंड के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेकंड अपॉन में 1 के n फैक्टर के इक्वल होता है। तो इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि n1 अपॉन में n2 इसके क्या होता है? nf2 अपॉन में क्या होगा? nf1 के इक्वल आएगा। क्लियर है बच्चों बातें? तो ये इतने हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है, जहां पर एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है? I इंटू में T अपॉन में क्या होगा? F इंटू में क्या होगा? आपके पास NF का वैल्यू है। सारे फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है। हर एक हमारे क्या होगा? न्यूमेरिकल पोर्शन में जो है वो क्या होगा? काम आने वाला है। ठीक है? तो अच्छे से देखना, समझना क्या था। हमने कल किया था, किसके बारे में किया था? हमने फैराडे के बारे में। क्या बोला फैराडे ने कि कितना चार्ज पास करते हो उसी के हिसाब से क्या होता है? उस पर इलेक्ट्रोड पर मास का डिपोजिशन लिबरेशन होता है। क्लियर थी बात ये? हमने फिर देखा कि फैराडे ने बोला क्या, उसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लेके आए। कुछ फॉर्मूलाज को हमने ड्राइव किया है, शायद आपको बुक में ना मिलेंगे, लेकिन इनको अच्छे से देख लेना। मैंने बताया था हम जो ज्यादातर यूज करेंगे वो किसका करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का यूज करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बच्चों की, इन केस ऑफ गैस के केस में क्या होता है कि वहां पर आपको अगर गैस के कितने, जैसे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हुआ है, कितने नंबर ऑफ मोल्स बने हैं, कई बार ना मुश्किल होता है। ठीक है ना? तो वहां आपको किसका यूज करना है? PV = nRT। दैट मींस कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? वो PV = किसके? आपके पास nRT था। और वहीं पर आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? टोटल जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल आएगा आपके पास? 22.4 इंटू क्या होगा? n नंबर ऑफ मोल्स। दैट मींस कि लीटर के अंदर। ठीक है ना? क्या बोला मैंने कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो किसी गैस का वॉल्यूम होता है 1 मोल का, वो कितना होता है? 22.4 लीटर, या फिर कितना होता है? 22,400 ml होता है। तो ये तो आपके पास क्या है? उसका वॉल्यूम था, 1 मोल का था। मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना था, मिल गया। तो मेरे पास क्या है? वॉल्यूम मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कैलकुलेट हो सकते हैं। RTP प्रेशर को कैलकुलेट किया जा सकता है। एट दैट टाइम हम n को कैलकुलेट करने के लिए ना इन चीजों को क्या करेंगे? यूज करेंगे। वहां पे किसके केस में करेंगे? ये होगा हमारे पास गैस के केस में। ज्यादातर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में ही क्या होता है? रिलेशन को पूछा जाता है। तो इस टर्म को याद रखना बस आप। ठीक है? इन द केस ऑफ गैस। चलिए, आई होप आपको ये तो जो पोर्शन है वो समझ में आया होगा। तो ये था हमारे पास बच्चों फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो अब हम चलते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की तरफ। कौन सा है आगे हमारे पास? फैराडेज सेकंड लॉ। तो आओ देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ क्या था। फर्स्ट लॉ याद है, एक बीकर था जिसमें इलेक्ट्रोड थी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, डिपोजिशन होगा, लिबरेशन होगा। क्या हुआ था? उसका पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने कर दिया। तो अब हमें करना है फैराडे सेकंड लॉ के बारे में। अच्छा, फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर ऐसा हो कि आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं। क्या है आपके पास? 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें इलेक्ट्रोड रखी गई है कुछ इस प्रकार से,
ये आपके पास 1 टाइप का सेल है और ये आपके पास 2 टाइप का सेल है। और अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो, ध्यान देना बात पे, अगर आप दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या कर देते हो, सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्मिनल्स को, इलेक्ट्रोड्स को एक वायर के साथ और इन दोनों को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, जहां पर ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपके पास नेगेटिव दे रखा है। क्लियर है बात बच्चों। तो क्या था इन फैराडेज सेकंड लॉ, कि फैराडे के सेकंड लॉ के अंदर अगर कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर मैं उनको सीरीज में कनेक्ट करता हूं, जहां पर मान लीजिए इसका जो इस पर जो मास डिपॉजिट हुआ वो आपके पास W1 है, इस पर क्या है W2 है, इस पर जो है वो कितना है आपके पास W3 है और इस पर क्या है आपके पास W4 है। या फिर मैं ये बोल दूं कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका नाम है 1 2 3 4। क्लियर है बात है। 4 मेरे पास क्या है इलेक्ट्रोड है उसके अंदर, जिसमें से टर्मिनल के हिसाब से देखो कौन सा प्लस माइनस, ये क्या है पॉजिटिव जिसके साथ जुड़ा है उस पर भी चार्ज कौन सा पॉजिटिव, मतलब ये हमारे पास क्या है बच्चों एनोड है। तो अगर ये एनोड है तो दूसरा अपने आप क्या बनेगा, कैथोड बन जाएगा। आफ्टर दैट ये नेगेटिव दैट मींस कि ये हमारे पास क्या है बच्चों कैथोड है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा एनोड बन गया, ठीक है ना। तो ये तो डिस्टिंक्शन है इनके बीच में। तो मेरे पास 4 इलेक्ट्रोड है। फैराडे ने क्या बोला कि जो पहले इलेक्ट्रोड है इस पर जितना मास डिपॉजिट होगा उसका रेशियो जो दूसरी इलेक्ट्रोड है उस पर जितना होगा, जितना तीसरी पर होगा और जितना चौथी पर होगा, दैट मींस कि चारों इलेक्ट्रोड पर जितना टोटल मास डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, उन चारों के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के क्या होगा, उन चारों के इक्विवेलेंट मास के रेशियो के क्या होगा इक्वल होगा। दोबारा समझो बात को कि आपके पास क्या है 4 इलेक्ट्रोड है, 4 इलेक्ट्रोड में से कौन से इलेक्ट्रोड पर कितना मास डिपॉजिट होता है ये किस पर डिपेंड करता है, उनके इक्विवेलेंट मास पे। और ये मैं बात दिखाऊं, देखो द मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्विवेलेंट मास के। दिख रहा है हमें इस फार्मूले से कि उसके डायरेक्टली क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे। क्लियर है बात ये। तो ये कंसेप्ट है सेकंड लॉ का। सेकंड लॉ में क्या है कि अगर कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज, लिख लीजिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए जरा, इफ any two electrolytic cells are connected according to Faraday's second law, Faraday's second law के अनुसार, if any two electrolytic cells are connected in series, अगर उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया हो, देन मास डिपॉजिटेड और liberated at electrode respectively or is directly proportional to their respective equivalent mass, that means कि according to Faraday's second law, the mass of one electrode upon mass deposited on second electrode is equal to equivalent mass of first electrode, इक्वल किसके है अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सेकंड इलेक्ट्रोड। ये मैं यहीं पे नहीं छोड़ रहा, हम इसको प्रूफ भी करेंगे अभी, ठीक है ना। एक एग्जांपल को लेकर के समझ लेते हैं और प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें एसआरपी की वैल्यूज का पता होना चाहिए और आपको ये याद होगा कि जिसका एसआरपी का वैल्यू हाई होता है, हालांकि हम इसको कहाँ पे करने वाले हैं, मैं आपको कुछ ट्रिक्स याद कराऊंगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में होंगी, और वो ट्रिक्स अगर आपको याद रहती हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि 3 में से या 4 में से किसका रिडक्शन होगा और किसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। वो ट्रिक अगर याद रहे तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। उसको हम करेंगे जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में करेंगे। लेकिन मैं एसआरपी वैल्यू के बारे में बात कर रहा था
कि जिसका एसआरपी का वैल्यू जितना ज्यादा होता है वो उतना ही इजीली क्या होता है, रिड्यूस होता है। वाइस वर्सा किसके लिए होता है, ऑक्सीडेशन के लिए। समझ रहे हो ना बात है कि जिसका एसआरपी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही इजीली क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ क्या बोला कि अगर दो सेल को मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं ना, तो क्या होता है, कोई ना कोई डिपोजिशन या एलिमिनेशन तो होता है बैटरी कनेक्ट करने पर, और वो किसके इक्वल होता है, उनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों बात ये, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है कि ये जो फार्मूला है ये बना कैसे। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास दो कोई भी ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ले रही है। मान लो इसमें जो सॉल्यूशन है वो है सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का, और इसको मैंने इसमें डिप कर रखा है एक इलेक्ट्रोड को। जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है किसका, सिल्वर का है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है दोनों, है ना, क्योंकि किसी मेटल की है, इनर्ट थोड़ी है, दोनों ही किसकी है, सिल्वर की बनी हुई है। आफ्टर दैट यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है। फिर हमारे पास एक और क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है किसका, कॉपर सल्फेट का, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड है जो किसकी है, कॉपर की, और सेकंड इलेक्ट्रोड भी किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई। क्लियर बच्चों बात है, ठीक है ना। मोलर कंसंट्रेशन इसका 1 मोलर, इसका भी कितना है 1 मोलर कंसंट्रेशन, और मैंने क्या किया है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है ना, दोनों को क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। तो कुछ इस प्रकार से अब क्या होगा, ये लिख दिया। इन फर्स्ट सेल के अंदर जो आपके क्या पास क्या है, फर्स्ट सेल है, मैं उसके अंदर की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट सेल में क्या है बच्चों, हमारे पास एक तरफ हमारे पास कैथोड है और एक तरफ हमारे पास क्या है, एनोड। अच्छा, इसमें अगर आयंस की बात करूं तो क्या है, सिल्वर पॉजिटिवली चार्ज्ड है और नाइट्रेट आयन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। लेकिन सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो साथ में क्या है, H2O भी मिलेगा आपको। मतलब फर्स्ट सेल में आपके पास क्या है, या तो आपके पास Ag पॉजिटिव है, या आपके पास क्या है यहाँ पे NO3 नेगेटिव है। आफ्टर दैट क्या है बच्चों, आपके पास H2O है, और इन तीनों में से रिएक्शन होना है। H2O तो जानते हो रिडक्शन ऑक्सीडेशन H पॉजिटिव भी बनाता है, कल ही हमने किया था। हमें इनमें से देखना है कि किस पे क्या रिएक्शन होने वाले थे। क्लियर है बात है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ जो Ag पॉजिटिव दे रखा है, जैसे ही करंट को पास किया जाएगा, ये हमारा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड की तरफ से क्या भाग करके जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, NO3 नेगेटिव है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, Ag पॉजिटिव है, तो ये हमने लिख दिया Ag पॉजिटिव, और यहाँ हमारे पास क्या है, H2O है। बच्चों, अगर आप इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर चेक करते हो ना, एसआरपी वैल्यू इनकी अगर आप चेक करते हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर जो सिल्वर है वो क्या है, सिल्वर जो है वो क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्लियर। अच्छा, यहां की बात करूं ना इस इलेक्ट्रोड की, तो इलेक्ट्रोड भी किसका बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, उसको तो हमने कंसीडर किया ही नहीं। सिल्वर भी है हमारे पास, ठीक है ना। सबसे पहले मान लो मैं बात कर रहा था किसकी, ऑक्सीडेशन। सभी में से सिल्वर जो है वो क्या होगा, इजीली क्या कर देगा, Ag पॉजिटिव मेटल होने के कारण बना लेगा, और साथ में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। मतलब यहाँ मिल जाएगा आपको सिल्वर जो है वो Ag पॉजिटिव की फॉर्म में, प्लस में क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब एसआरपी वैल्यू बहुत कम होने के कारण इसका जो है वो इजीली क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया किसका, सिल्वर का। तो सिल्वर जो है वो इस इलेक्ट्रोड में से टूट करके कहाँ आ रहा है बच्चों, इसके अंदर मिल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। मतलब सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव भर गया। ये Ag पॉजिटिव क्या करेगा, इससे जो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव है क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, Ag बना लेगा। मतलब कि जब हमने सेल को चलाया तो पहली इलेक्ट्रोड से, एनोड से इलेक्ट्रो मेटल जो है वो डिसोल्व हो रहा था सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन लेकर के, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के उस पर क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था। क्या पहली रिएक्शन समझ में आई कि पहले में क्या होने वाला है? सेम रिएक्शन किस में होगा, दूसरे में, कि फर्स्ट से जो कॉपर है वो क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव बनाएगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। बाद में क्या करेगा, भाग करके दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जो कैथोड है, वहां पर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फिर क्या करेगा, Cu0 का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब कॉपर पहले मिल रहा था, बाद में किस पर, इस पर जाकर के क्या हुआ, डिपॉजिट हुआ। क्लियर बात बच्चों, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें।
तो आओ फिर हम इन दोनों के लिए वो फार्मूला लगाते हैं। ये रहा, क्या है कि मैंने ना रेशियो निकाला कि मास डिपॉजिटेड किसका, सिल्वर का, कितना सिल्वर का मास डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इनटू में क्या होगा IT अपॉन में क्या होगा 96500। फिर क्या है मेरे पास, मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर कितना, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इनटू में क्या होगा IT अपॉन में क्या होगा 96500। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया बच्चों, सिल्वर का टोटल मास अपॉन में कॉपर का टोटल मास किसके इक्वल आएगा, इक्विवेलेंट। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो दिख रहा है चीजें कैंसिल होगी, क्या बचता है, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास और अपॉन में क्या बचता है आपके पास, कॉपर का इक्विवेलेंट मास। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो समझ में आई बात है। तो ये था आपके पास फैराडे का सेकंड लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि कितना मास डिपॉजिट होता है, और फैराडे सेकंड लॉ ये बताता है कि अगर कनेक्टेड अगर वो सीरीज के अंदर होते हैं तो उनका जो मास डिपॉजिट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर थी बात बच्चों? तो आप इतने फार्मूला को देख लीजिए, फैराडे जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, इसका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ भी कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा कंप्लीट है। तो अब तक हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा है, उसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, फिर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। और मैंने वो भूल गया, मैं थोड़ा वो आपको सेंड करना वो कॉपी में आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दूंगा, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कुछ एग्जांपल है वो चेक कर लेना, मैं भेज दूंगा आपको, चेक करना देखना उनको। एंड आफ्टर दैट हमने आज किया है फैराडे के फर्स्ट लॉ के बारे में, फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो बच्चों कल से हम जो है वो चैप्टर के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल्स एंड बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।